हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी वैदिक लिटरेचर की डिस्कशन को और अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो मयूर, ये चीज़ हमने आपको याद होगी एनसीईआरटी में भी पढ़ी थी, है ना। वो अर्ली वैदिक कल्चर को साफ शब्दों में बताता है कि ये ऋग्वेदिक कल्चर है ना। ऋग्वेद कौन सी बुक थी वैसे? अगर ऋग्वेदा मैं बोलूँ तो कौन सी बुक थी? सबसे पहली की सबसे लास्ट, बीच की क्या? सबसे पहली, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो वैदिक लिटरेचर की जो बॉडी है, जो ग्रंथ है, इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। फटाफट से मुझे बुक के नाम बताओ, अर्ली वैदिक में कौन सी आती है और लेटर वैदिक में जल्दी बताओ। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाओ। ऑर्डर यही है ना, जैसे मैंने लिखा है ऋग, यजुर, साम, अथर्व। यानी कि लास्ट एंट्रेंट कौन थी, कौन सी बुक? अथर्ववेद, ठीक है। However, recently, on the basis of internal chronology, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट करी गई और जो वैदिक लिटरेचर को डिवाइड करती है इनटू अर्ली वैदिक लिटरेचर, लेटर वैदिक लिटरेचर। ये तो अभी तक चला ही आ रहा था, या फिर आप इसको ऋग वैदिक कल्चर बोलो या लेटर वैदिक कल्चर बोलो। सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं, ज़रा चैप्टर पे आते हैं एक बारी। यहाँ पर इधर क्या लिखा है? 1500 टू 500 BC, ठीक है, ये लिखा है। ये जो क्लासिफिकेशन है ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसके अंदर कौन सी बात हो रही है? अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक कल्चर टू लेटर वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक कल्चर, एक ही बात है। ओके, नीचे आओ, यहाँ पर इधर जो ऋग वैदिक कल्चर है, अर्ली वैदिक कल्चर लिटरेचर है। अब आप उसका टाइमलाइन देख लो जरा प्रॉपर तरीके से। वो कब से कब तक चलता है? 1500 से लेकर 1000 BC तक। और लेटर वैदिक कल्चर 1000 से लेकर 500 BC। कितने कितने साल के हैं मतलब ये? 500 के हैं ना, है ना। अब यहां पर क्या है? इट इंक्लूड्स ऋग्वेदा, संहिता। अब संहिता जानते हो आप, मैंने आपको पहले बताया था उस दिन, एक टेक्स्ट को, एक मतलब ब्रॉडर क्लासिफिकेशन को जिसमें डिटेल में बातें होती है, उसको कहते हैं, याद है? चरक संहिता, आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता। चरक संहिता किसके बारे में है? मेडिसिन के सर्जरी। चरक संहिता मेडिसिन के बारे में, और सुश्रुत संहिता सर्जरी, ठीक है। चलिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मयूर? ठीक है, हाँ। तो दे आर कॉल्ड फैमिली बुक्स। मतलब अभी जब भी आपके सामने संहिता वर्ड आए तो अब आज के बाद आप क्या बोलोगे? फैमिली बुक्स। मतलब वो एक डिटेल वर्जन होती हैं। अब पता है संहिता को आज के टाइम में मयूर हम कैसे बोलते हैं? जैसे किसी बुक का, वैसे हैरी पॉटर सीरीज नहीं निकलती है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। आज के समय में यही, मतलब पुराने समय के साथ कंपैरिजन करो ना, ये जो बुक्स निकलती है सीरीज, वॉल्यूम 1 2 3 4, यही है संहिता। यानी कि डिटेल में लिखी गई है। इसका मतलब श्रेया, कुणाल, ऋग्वेद फर्दर डिवाइडेड है बड़े सारे वॉल्यूम्स के अंदर, और ये तो हमें पता ही है। तभी तो मैं आपको बोल रहा था, वो याद है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक जन्म वाली बात बोली थी कि ऐसा माना जाता है कि 4 जन्म भी ले लो तभी वेदास के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, बहुत वास्ट होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज फैमिली बुक्स बिकॉज देयर कॉम्पोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज ऑफ certain seer poets like विश्वामित्र, अत्रि, गृत समात, वशिष्ठ एंड भरद्वाज। और ये आगे चलकर ये सब सरनेम भी बनी। जनरली जो सरनेम होती है हिंदू समाज के अंदर, आपको पता है, वो पुराने के पुराने किसी न किसी ऋषि मुनि की जड़ से जुड़ी होती है, बहुत फेमस। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है ना। जैसे भारद्वाज में होता है ऐसा, और आपको अग्निहोत्री, शाबाश, अग्निहोत्री में ऐसा होते हुए दिखेगा, ठीक है। अत्रि भी सरनेम होता है,
वशिष्ठ होता है, भारद्वाज भी है, ईशान अपना भारद्वाज ही है, मयूर अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो सर्टेन सीर पोएट्स, ये जो सीर पोएट्स बेसिकली क्या है, वो साधु संत थे और भगवान को खुश करने के लिए क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो ऋषि विश्वामित्र, अत्रि, गृत्समान, वशिष्ठ और भरद्वाज। आपको ये कल को क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि विश्वामित्र, अत्रि, गृत्समान और वशिष्ठ और भरद्वाज ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये नाम कहाँ है प्रश्न है। तो वो आपको ऑप्शन पता है कैसे देंगे, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर, ठीक है। आपको ये भी आ सकता है, हड़प्पा तो चलो कोई भी एलिमिनेट कर लेगा, तो उसकी जगह वो आपको भक्ति सूफी मूवमेंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि याद है वो हमें उधर अंडल और वो सब पढ़ी थी, जो लड़कियां जो थी, कराई कलर, अमरियार, ये जो शिवा भक्ति, विष्णु जी की भक्ति, और वो ट्रेडिशन याद है लिंगायत्स और अल्बर्स और नयनर्स, उनके साथ फीमेल वो एसोसिएटेड थी ना। और इन विमेन के बारे में, विमेन भक्ति सेंट्स के बारे में करंट अफेयर में, कल्चर में आर्टिकल पढ़ा था श्री हमने लास्ट मंथ, जिनमें इनके सामने जिनमें मैंने इनके सारे के सारे नाम लिए थे, है ना। और मयूर, हम लोग उनको थीम 2 में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, क्लास 12 याद है। वो ट्रेवलर के बाद वाला जो चैप्टर था, इब्न बतूता के बाद वाला, वो भक्ति सूफी, उसमें था ये सब, ठीक है। तो लेटर वैदिक लिटरेचर या लेटर वैदिक कल्चर 1000 से लेकर 500 BC तक, यहाँ पर जो बुक्स हैं ऋग्वेद संहिता की कुछ बुक्स यहाँ पर भी हैं। कितनी हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 9 और वॉल्यूम 10। ऋग्वेद संहिता की कितनी बुक है यहाँ पर, 4। और ये वॉल्यूम के नंबर क्या आप मुझसे पूछोगे याद रखने हैं? जी हाँ, बिल्कुल याद रखने हैं। यूपीएससी कितना भी क्रूएल हो सकता है इसको पूछने में। वॉल्यूम 1, 8, 9, 10, ओके। बस ऐसे ही आपको याद रखना है ना, 8, 9, 10 और 1। उसके बाद संहितास ऑफ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतना तो जानते हो ना। वेदास इतना तो जानते हो। वेदास के अलावा कुछ और बुक भी लिखी गई थी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आगे चलकर सारी की सारी बुक्स दे रखी हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो संहिता है ये पूरी वॉल्यूम की तरह होती है, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज है 1, 2, 3, 4, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो हाँ बिल्कुल, वो पूरी है। लेटर वैदिक एज में वो पूरी है। वो आपसे ही कह रहा है, लेटर वैदिक एज को कृपया ऐसा ना समझे कि वहां पर ऋग्वेद की कुछ झलक ही नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वो कह रहा है बुक 1 इसके साथ एसोसिएटेड है, ऋग्वेद वाली, 8 है, 9 है और 10 है। बीच के वॉल्यूम्स नहीं है, 2 से लेकर 7 तक नहीं है और 10 के बाद नहीं है। वो अर्ली वैदिक, हाँ अर्ली वैदिक में पूरा ऋग्वेद है, ऑल वॉल्यूम जितनी भी बुक लिखी गई हैं। लेटर वैदिक में ऋग्वेद है इंक्लूडेड, सारी नहीं है, ओनली 4 बुक्स, 1, 8, 9, 10। और वो भी पता है कौन सी, आप जानते ही हो, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है। ऋग्वेद तो ज्यादातर डील करता है, आपने नाम सुना होगा शायद से एनसीईआरटी में, अभी मैं आगे पढ़ा भी दूंगा, हाइम्स एंड वर्सेस, है ना। अब जो नॉन हाइम्स और नॉन वर्सेस है ना, वो इसके पार्ट है। अब पूरे ऋग्वेद में हर जगह हाइम, हर जगह तंत्र मंत्र विद्या ये सब तो नहीं लिखी गई होगी, पूजा पाठ आरतियाँ, कुछ जगह पर कुछ जर्नल बातें भी करी गई होंगी। वो किताबें यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है, जहाँ पर हाइम्स और वर्सेस का कुछ लेना देना नहीं है। वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी आगे चलकर। और एक बात और मैं आपको बता रहा था, आगे चलकर एक बात और क्लियर करने वाला हूँ। वेदास के अलावा लेटर वैदिक कल्चर में और भी कुछ बुक्स थी। यहां पर देखो, ब्रह्मनास, अरेनिकास और उपनिषद। अब ये जो ब्रह्मनास है ना, देखो जब मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इस चीज को पढ़ा था, मुझे नहीं समझ में आता था। तो मुझे ऐसा लगता था
कि ब्राह्मण्स के बारे में बात होती है जिनमें वो बुक है ये। मुझे फिर किसी हिस्ट्री के टीचर से जब वाली बात पता लगी थी कि इन किताबों को जब ये स्पेलिंग किताबों के कंटेक्स्ट में आए तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ब्राह्मणास, और वो होते हैं ब्राह्मिन्स। ब्राह्मण कौन है? पर्सन। ब्राह्मणास कौन है? बुक। सिंपल भाषा में अगर कल को कोई हमसे पूछे ये लेटर वैदिक कल्चर में, लिटरेचर में कौन सी और वेदास के अलावा और कौन सी बुक एसोसिएटेड है, तो आप बोलो ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। लेकिन कोई आपसे पूछे एक शब्द में बताओ ये तीनों बुक्स किसके साथ अटैच्ड हैं, तो आप बोलो दे आर अटैच टू ऑल द 4 वेदास। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं से लिंक्ड है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बेसिक आउटलाइन जान लिया। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। जो शब्द वेदा है ना, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम द रूट विद, विच मीन्स टू नो और नॉलेज। जानने के लिए इच्छुक होना और जानने की, नॉलेज को सीख करने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर होती है तो उसको कहते हैं विद, और यहीं से टर्म आती है विद्या। विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या ग्रहण करना, रट्टा तो मारना नहीं है, जानना। और वो जानना मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए। तभी तो हम लोग कहते हैं कि स्टडीज आर जस्ट लाइक ओशन। कभी आप ये कह सकते हो अपने आप को आई एम ओवर एजुकेटेड? इस बात में क्या झलकता है आपका? गुरूर, गुरूर है ना, ओवर एजुकेटेड है। श्रेय ज्यादा ही पढ़ गए, इतना ही पढ़ना चाहिए था। दुनिया बड़ी छोटी सी लग रही है। तो दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति। श्रुति का मतलब आपको भी पता है, एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, हर जगह पढ़ चुके हो। मयूर ये अच्छे से याद होगा, जो अर्ली वैदिक कल्चर था, वो जो गुरु था वो सही उच्चारण करना सिखाता था। रिटन टेक्स्ट कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद जो आगे फैलता हुआ चला गया, बाद में तो कंपाइल करा गया वो, है ना, 11वीं सेंचुरी के आसपास, यहाँ पर खुद भी लिखा हुआ है। लेकिन एडी में कंपाइल करा गया, बीसी में नहीं। शुरुआत ये कहाँ चल रही है? हम अभी कहाँ बैठे हैं जब इसकी डिस्कशन कर रहे हैं? 1500 बीसी में, 1500 बीसी में बैठे ना, शुरुआत तो यहीं से हुई है। शुरू में ये ओरल ट्रेडिशन की तरह पास ऑन होता था। शुरू में कंपाइल नहीं करा गया। अब पता है, मैं आपको इसके अंदर की कहानी बताऊं जरा। आप इसको ना कैजुअल वे में मत लो कि इन्होंने जो लिख दिया आप इसको मान गए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। देखो, कोई भी चीज़ ना ओरली और इतनी ज़्यादा टफ टिपिकल, जिसका उच्चारण इतना टिपिकल हो, वो ऐसे ही ना ओरली ऐसी तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। कभी ना कभी तो वो लिखी गई होंगी ही, है ना। लेकिन उनका ओरल ट्रांसमिशन पता है क्यों शुरू हुआ? अगर हम इस थ्योरी को मान लें कि इंडो आर्यंस इमिग्रेंट्स थे, आसपास के रीजन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए हैं, या चलो उन्होंने कुछ कॉम्पोजिशन करी है सेंट्रल एशिया से आकर, या खुद से भी अगर इसी देश से भी थे, कुछ भी कॉम्पोजिशन करी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडो आर्यन जो थे वो सक्षम थे इन सब चीज़ों को जानने में। वो आगे चलकर इस चीज़ की नींव, इस चीज़ की जड़ नेक्स्ट जनरेशन तक फैलाना चाह रहे हैं, और उनको ये बता रहे हैं तुम आगे चलकर इस जनरेशन अपनी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन को बताते ही चलना। जैसे सलमान खान की जो मूवी है जय हो, उसका मैंने आपको बताया था एक बेसिक कंसेप्ट क्या है। उस मूवी के अंदर एक मैसेज ये दिया गया है कि जब भी कोई आपकी मदद करे तो थैंक यू मत बोलो, नेक्स्ट 3 लोगों की मदद कर दो और उनसे बोलना कि वो अगले 3 की मदद करते हैं, तो ये चेंज चलती चली जाएगी और इससे समाज का कल्याण हो जाएगा। यही होता है ना इस मूवी की थीम जो अल्टीमेटली है। हर बार वो यही ज्ञान देता है किसी को भी।
है ना। अब यहाँ पर ऐसे ही ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू जनता को ये समझाया गया था कि तुम ना आगे चलकर इसको फैलाते रहो। और सबसे बड़ी बात यह है, इंसान पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। जब बच्चे को ए लिखवाया जा रहा होता है ना, तो उसको बताया जाता है श्रेया कि ए क्यों लिखवाया जा रहा है, तब मम्मी बोलती है ए फॉर एप्पल, है ना। उसको फोटो दिखा दिखा के ये कुछ मूवीज़ दिखा के, कुछ गाने की फॉर्मेट में, कुछ भी, तब उसको वो बताया जाता है ना। अब शुरू में इस टाइम पर आपको भारत की आबादी क्या लगती है कि अगर जनसंख्या का नेचर कैसा लगता है, पॉपुलेशन कैसी थी, कि अगर ये जो रिटर्न टैक्स था, अगर ये उनको दे भी दिया गया होता तो वो पढ़ लेते क्या इंडो ईरानियन या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? नहीं ना। अब समझ गए ओरल ट्रांसमिशन क्यों है उसका ज़रूरी। मयूर, जैसे कोई भी एक नई चीज़ है, कोई भी एक नई टेक्निकल चीज़ है, मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख रहा हूँ, या मैं आपसे ट्रेडिंग के चार्ट्स के बारे में पढ़ना सीख रहा हूँ, आप मुझे ऑडियोज़ भेज दो, फर्स्ट टाइम ही मेरे को समझ में आ जाएंगी ये सब चीज़ें, बिना देखे, बिना दिखाए, बिना उसका लॉजिक बताए। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो चीज़ बोल बोल कर और सुनवा सुनवा कर फैलाई जाती है, तो आप उसको क्या कहते हो? नहीं नहीं, हाँ, तो उसको क्या कहते, क्या ये क्या वर्ड लिखा है? श्रुति। कंफ्यूज मत हो ना, आगे चलकर एक शब्द और आएगा जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे, हम गौरव बोलेंगे स्तुति, वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर लेकिन किसकी बात हो रही है? श्रुति। और मयूरी लड़कियां नहीं है, इतना तो पता है ना, ये श्रुति स्तुति है ना। ये उस कंसेप्ट को बोला जा रहा है कि एनीथिंग विच हैज़ बीन हर्ड या ट्रांसमिटेड ओरली, ठीक है। बाद में इनको पेन डाउन करा गया, लिखा गया, एंड द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट बिलोंग्स टू द 11th सेंचुरी। मतलब बहुत बार लिखा गया होगा श्रेया, लेकिन सर्वाइव कौन से वाले कर पा रहे हैं अभी ऋग्वेदिक लिटरेचर, जो 11वीं शताब्दी में लिखे गए। अब ऐसा तो नहीं आप मान सकते ना कि 11th सेंचुरी के अंदर ही लिखे गए होंगे। 11th सेंचुरी समझ रहे हो मयूर, कहाँ का टाइम आ गया है, एडी, मेडिवल इंडिया, तब कंपाइल करे गए होंगे। लेकिन वो खो क्यों गए? खो क्यों गए? क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट आर जनरली नहीं ऑलवेज रिटन डाउन ऑन, नहीं वॉशबाग तो ठीक है, ये बोलो सॉफ्ट सर्फेसेस विच आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, डिके, डीकम्पोजिशन। एंड सबसे फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट और सबसे पहली मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी गई थी? बर्जबाग। कहाँ मिलता है बर्जबाग? हाँ, हिमालयन रीजन में, वेरी गुड। तो देर आर 4 वेदास एंड एवरी वेदा जनरली हैज 4 पार्ट्स। नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि और भी लिखे गए होंगे, उनका प्रूफ मिल ही नहीं सकता। 11वीं शताब्दी वाले सर्वाइव कर रहे हैं, उससे पहले वाले सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। कीड़े लग गए, मिट गए, धुल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा एक बात बताओ, हड़प्पा में लकड़ी के दरवाजे होते थे ना? प्रूफ करो इस बात को। नहीं हो सकता ना प्रूफ। धुल गई वो लकड़ियां, गल गई, सड़ गई, कीड़े मकोड़े खा गए, दीमक लग गई उन पे। भाई वो दरवाजा जो मिला है पक्का यार, वो किसी ना किसी चीज के ऊपर तो टिका होता होगा ना, किसी ना किसी पिलर के ऊपर। कौन सा? वो धोलावीरा का साइन बोर्ड बड़ा सही है, एंट्री गेट, या कहीं दुकान का होगा, किंग का एड्रेस होगा, कुछ तो होगा वो। लेकिन वो जो टिका रहता था जिन पिलर के ऊपर, या ग्रीनरी भी तो टिकी रहती होंगी भाई। प्रीस कॉलेज, और मैं कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं कर रहा, इससे पहला वाला चैप्टर ही है 1500 BC वाला, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन वहीं तक था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकी। वही कह रहा है 11वीं शताब्दी वाली सर्वाइव कर रही है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो हार्ड सरफेस पे नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? पॉसिबल नहीं है यार, बहुत बड़ा है।
ठीक है, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं हार्ड सर्फेस पे लिखी जाती है ना, बहुत टाइम लगता है। अच्छा, वो इंस्क्रिप्शंस को क्या कहते हैं हम लोग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट? अगर मैं एक बात पूछूं, जिसमें किंग की तारीफ करते हैं उनके कोर्ट पोएट्स वगैरह, या कोई भी उनकी तारीफ करता है, कॉन्फिडेंस से बोलो। मयूर सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत हो गया तो मैं करेक्ट कर दूंगा। अभी तो बोला आप लोगों ने, किसी ने प्रशस्ति है ना, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, सुना है ना ये वर्ड, के नहीं सुना है? मेरे से सुना है ना? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि भूल तो नहीं गए ना, सुना है ना? ठीक है, तो ये जो वेदास है ना, ये 4 पार्ट में मतलब मिलते हैं आपको। एक होती है संहिता, एक होते हैं, अब आपके आप आज के बाद इस स्पेलिंग को क्या बोलोगे? ये ब्राह्मण है या ब्राह्मणा है? ये सॉरी, ये ब्राह्मण है या फिर ये ब्राह्मणा है? बुक्स या फिर पर्सन? बुक्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अरण्यक। फिर ये क्या लिखा हुआ है? उपनिषद। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर करो। सत्यमेव जयते कौन सी उपनिषद से लिया गया? वेरी गुड, मुंडका उपनिषद। कहाँ जाना है हमने इसको? 6th क्लास, तमिलनाडु। और इंस्टीट्यूट ने क्या क्लेम करा था? हर साल आपको पता नहीं वो निकलती है इकोनॉमिक सर्वे बजट जैसे हर साल निकलता है, एक इंडिया ईयर बुक भी आती है, आपने सुना हो कभी? भारत की सरकार पब्लिश करती है। क्या कह रहे हो श्रेया? हाँ, हिस्ट्री का, हाँ हाँ। तो नाम है उसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुंडका उपनिषद। और ऐसे बड़े सारे होते हैं मयूर, हमने सुना बृहनियक का उपनिषद और ये उपनिषद। मैंने क्या बताया था, बहुत वास्ट है ये, जितने दे रखे हैं और जिसमें जो जो बातें दे रखी हैं बस उसको कंपाइल कर लेना एक जगह पर। मुंडका उपनिषद पहले आया था, फिर से किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है। हाँ, आपने तो कोई कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, देयर आर 4 वेदास। हाँ ठीक है, 4 पार्ट, हर एक वेदा के 4 सब डिविजन्स हैं। वेदा, हर वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एक संहिता में डिवाइड होता है, एक ब्राह्मणा में डिवाइड होता है, एक अरण्यका में डिवाइड होता है, और एक उपनिषद में डिवाइड होता है। तभी तो कह रहे हैं ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद आर अटैच्ड टू ऑल द 4 वेदास। वही वाली बात नीचे को क्लियर कर रहा है। अब वही मैं कह तो रहा था, भूल क्यों जाते हैं? अरे यार, अभी तो दिखाया कि अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। ठीक है, हाँ। तो वेदास जो हैं ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह पे लिखे जाते हैं, लिखे गए थे, सॉरी कंपाइल करे गए थे, लिखे नहीं जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं पहले। ये मेरा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस पे सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें ये इमेज यूज़ करी थी मैंने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद किए हैं आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स। श्रेया क्या लिखा ये? नहीं रहने तो श्रेया, मत बताओ, फिर अभी मयूर मुंह चलाने लगेगी। आप पढ़ के बताना जरा। आप बताओ कि पीछे पीछे हम बोलेंगे। हैं? अच्छा, आप बता तो रहे थे कि आप, हाँ आप बता तो, और ये संस्कृत कुरान वैसी संस्कृत नहीं है ये मयूर, आपको पता है ना, वैदिक संस्कृत होती है ना। जैसे एक हिंदी होती है ना, और अपनी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कौन सी हिंदी? एक होती है बिल्कुल, मतलब नहीं, एक मतलब प्योर हिंदी होती है, मतलब जैसे हम लोग आज हिंदी बोलते हैं ना जैसे, और जो लिख लेते हैं उससे भी ज़्यादा एक वो होती है, एक खड़ी हिंदी होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे,
एमपी की साइड बोली भी जाती है, पता है, मतलब जो पंडित वंडित होते हैं ना कुरान, जो बहुत दिग्गज पंडित होते हैं मंदिरों के, उज्जैन के और इधर के, वो वाली हिंदी के मतलब स्रोत वगैरह और वो सब वो पढ़ते हैं। हाँ, उनका एक्सेंट बोलने का ना, मतलब वो खुद लोगों का नहीं, मतलब जब वो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अलग होता है, और वो चीज़ों का भी उच्चारण वगैरह बहुत अलग अलग तरीक़ों का होता है उसमें। हाँ, तो ये देख लो, एक ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये भी। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर पढ़ाया था, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, वो मंदिरों की लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करी जाती थी। पता है आपको ये वाली बात? मंदिरों के अंदर भी लाइब्रेरीज होती थी पहले, आज भी होती हैं। पता है आपको, फिर से कंसेप्ट शुरू हो गया है मयूर। दिल्ली के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में लाइब्रेरी होती है अंदर, हॉस्पिटल और डॉक्टर का क्लिनिक भी होता है। हम्म। आप में से पता है किसी को ये वाली बात? मंदिर है वो। जैसे मैं बताता हूँ श्रेया, इस्कॉन वाले, जब ये जन्माष्टमी वगैरह अभी जब आएगी, तब ये ना गीता प्रेस की गीता बांटते हैं, बुक है ना पूरी पूरी, जो सबसे फेमस जो कवर है वो ब्राउन कवर वाला, वो श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहाँ से आ रही है इनके पास? इनकी पूरी प्रिंटिंग प्रेस और लाइब्रेरी होती है, और जिसका लिंक ना मथुरा वृंदावन से होता है। हाँ। तो 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं जो आपको ये बार बार पढ़ाता रहता हूँ ना, आपके तो टिप्स पे आ गया होगा, लेकिन मैं उतना इरिटेट कर देता हूँ आपको पूछने में जितना मैंने हड़प्पा में कर देता हूँ चीज़ें पूछने में। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा ना, आप बहुत खुश हो गए। लोगों को ये नहीं पता रहता है, ऑर्डर नहीं पता रहता है इनका। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी देखना आगे पढ़ेंगे हम इसको। आपने श्रेया वो सुना है मयूर, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसका भी एक ऑर्डर होता है ना? अभी हम कौन से में? कलयुग में है, याद है? ठीक है। अब देखो, महाभारत पहले इसको ऐसा माना जाता था द्वापर युग से कनेक्टेड है, और ये रामायण त्रेता युग से कनेक्टेड है, जिसमें राम जन्म लेते हैं और जिसमें कृष्ण जन्म लेते हैं। हिस्टोरियंस के इसके ऊपर कुछ डिबेट है, कुछ फाइंडिंग्स के ऊपर, कि ये युद्ध सच में हुआ था, महाभारत का युद्ध। जी हाँ, सच में हुआ था। ठीक है। हाँ, लेकिन बिल्कुल नया है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो युग किताबों में मेंशन करा जा रहा है ना, युग इतना लंबा टाइम पीरियड भी नहीं होता। पढ़ाऊंगा मैं ये डिबेट, अभी आने दो ज़रा, अभी समझ में नहीं आएगी। मैं महाभारत रामायण जैसे उपनिषद वगैरह सब कुछ खत्म कर लेगा ना, ये धर्मशास्त्र पुराण ये सब कुछ बता लेगा, उसके बाद ये आएगा एपिक्स के ऊपर। यही टॉपिक है मेरे ख्याल से, एपिक, हाँ एपिक्स के ऊपर, तभी आपको बताएगा। ये सब सुना होगा ना आपने, महाभारत वगैरह सुनी, हस्तिनापुर, कुरु, पंचाल, रामायण, है ना, महाभारत, कृष्ण, और ये पूरी की पूरी युद्ध भूमि कौन सी थी, ये कुरुक्षेत्र, है ना? तो ये आपको बताएगा अभी पूरा। आपको पता है एक बात कि कुरुक्षेत्र वैसे तो हरियाणा में है, और वहाँ से महाभारत के युद्ध की पुष्टि इस वजह से भी करी जाती है, बड़े बड़े स्कल कुछ कुछ मिले हैं साइज़ के, और बड़े बड़े चैरियट्स और स्वॉर्ड्स बहुत बड़ी बड़ी मिली हैं। है ना? उसके बाद इन चारों वेदास के बारे में अब हम जानते हैं। ऋग्वेद 1028 हाइम्स की कलेक्शन है। मैं सबसे पहले आपको यही चीज दिखाना चाहता हूं। हाइम का मतलब क्या होता है? अ रिलीजियस सॉन्ग और पोयम ऑफ प्रेज टू गॉड और गॉडेसेस। अक्सर मैंने एनसीईआरटी में भी आपको एक बताया था, एक चीज़, जैसे कि इस प्रकार की आरतियाँ रिलीजियस सॉन्ग जैसे क्या, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, है ना? अब प्रेज कैसे? अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो कितना उपकार हमारे ऊपर कर सकते हैं? उसमें एक लाइन, अंधन को आंख देत कोरन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, है ना? अंधन
को आंख देते, यानी कि अंधे को आंख दे देते हैं, कोरन को काया, भिखारी को धन वगैरह, बाजन को पुत्र दे, जो बाज होते हैं जिसके बेटा नहीं हो रहा होता है, मतलब औलाद नहीं हो रही होती है वो, और निर्धन को माया। ठीक है, अब आरती करी कैसे जाए इनकी, इनसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ब्लेसिंग्स ली कैसे जाए। पान चढ़े, फूल चढ़े, और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे, संत करे सेवा। ये सब चीज़ें अगर आप चढ़ा देते हो तो आपका कल्याण ही कल्याण है। पान चढ़े, फूल चढ़े, और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे। लड्डू गणेश जी के फेवरेट होते हैं, कुणाल हर वेडनेसडे चढ़ाता है, कुणाल है ना। लड्डू उनका भोग लगे, संत करे सेवा। और उसमें फिर लास्ट में कंक्लूड कैसे करा जाता है, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग भलारी। ठीक है, हनुमान जी के कंटेक्स्ट में, बजरंगी भाईजान में भी आपने सुना होगा, जब करीना कपूर उससे कहती तुम पागल हो गए, बिना वीज़े के तुम पाकिस्तान जाओगे, क्या लाइन बोलता है, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काऊ को डरना, है ना। अब उसकी लाइन है, जैसे हम जब हनुमान चालीसा स्टार्ट कर रहे हैं, हम हनुमान जी से पहले क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायगु फल जारी। बुद्धिहीन तनु जानी के, तुम जानते हो कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं गवार हूँ, मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवर गुबार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, मुझे बल देना, बुद्धि देना, विद्या देना। हरहु कलेश विकार, किसी भी प्रकार का कल्फेट मेरे जीवन में, महाभारत तूफान कुछ भी चल रहा हो, कोई भी नेगेटिविटी, कोई इंसान मेरे लिए नाक में दम करके रखा हो, हरहु कलेश विकार, हटा दो उस कलेश को। अब आप फ्लो में बढ़ जाते हो। इस चीज़ को अगर आप हनुमान चालीसा के इंट्रोडक्शन में अगर आप फील कर जाओ ना, फिर देखो आप पावर हनुमान चालीसा की। और बहुत जगह भ्रम भी फैला होता है कि लड़कियां नहीं करती हनुमान चालीसा, बकवास है। ब्रह्मचारी वो जरूर है, मूर्ति के पास जाकर कभी कभार वर्जित होता है, बहुत सारे मंदिरों में वो इधर उधर होता है। एक आपको प्यारा सा कंटेक्स्ट बताता हूँ, हिडन पावर ऑफ हनुमान चालीसा। आपको हनुमान जी की जब भी भक्ति करनी हो, लड़कियां अगर उनसे मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, भले ही वो ब्रह्मचारी, लेकिन आपकी बातों को लड़कों से ज़्यादा वो कैसे सुने, सबसे पहले तो आप मंगलवार को तो सिर्फ प्रसाद चढ़ाओ, उनसे मिलो जाकर एकांत में, और उनसे अपने भाई वाला रिश्ता बना लो। ठीक है, हनुमान जी से हर एक लड़की अपना भाई वाला रिश्ता बना ले कि आप आज से मेरे भैया हो, अगर मेरा कोई रियल भाई हो, उसके अलावा आप मेरे दूसरे भाई हो, अगर भाई नहीं भी है तो आप मेरे भाई हो। उसके बाद आप अपने अंदर चेंजेस देखो। और हनुमान जी ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेते हैं, मयूर से पूछ लो। क्यों मयूर, 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तुम शायद से। ठीक है, तो दे आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशंस एंड हेंस दे डिबेट द लाइफ, नहीं सॉरी, ये इतने हाइम्स की कलेक्शंस हैं, यानी कि इसके अंदर भगवान के प्रेस को लेकर कितने गाने लिखे हुए हैं, कितने सॉन्ग्स हैं। कभी आपने 5-6 आरतियां या 15 आरतियों के अलावा कोई आरती सुनी है वैसे? नहीं ना। यहाँ कितने, देखो इसमें जनरली तो होती हैं आरतियाँ, मतलब आरतियाँ तो थी भी नहीं इसके अंदर। मैं बताता हूँ कुणाल, बात क्या थी, कुछ रिलीजियस सॉन्ग थे, लाइन थे, हिंट मिल जाती थी 4-4 लाइनों की, जैसे अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। इसके बाद इंसानों ने आगे चलते चलते खुद बना दी उसके आगे आरती। इसलिए बहुत ज़्यादा जगह पर ना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी देखने को मिलती है। जैसे मान लो श्रेया कि हम दिवाली की आरती ना साथ में कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके घर में 2-4 लाइनें ऊपर नीचे होती होंगी, मेरे घर में 2-4 लाइनें ऊपर नीचे होती होंगी। तो कुणाल अपने आप ही ऐसा होता है ना कि जब दिल्ली से हम लोग चले आते हैं और उधर जब करते हैं तो एक दूसरे की सब लोग शक्ल देखते हैं ना, जब लाइनें बिगड़ जाती हैं, चाची 1 लाइन एक्स्ट्रा गा रही हैं, मम्मा 4 लाइन कम गा रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा होता है ना हर आरती के साथ, है ना।
और आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, जब जैसे दिवाली पे आपने किसी को बुलाया या कभी भी जब 4-5 रिश्ता फैमिली के इकट्ठे हैं, आरतियों की लय सबकी सेम या सारी लाइन, जैसे आपके घर में जो लाइन नेक्स्ट आती है उस आरती में, उस सामने वाले पर्सन की नहीं निकल रही, उनके वो पहले बोली जाती है। इसलिए आरतियों की किताब भी सारी सेम नहीं होती है ना। कुछ कुछ चीज़ें भी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सेम आपको मिलेंगी, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा, ये सब मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन मंदिरों में भी अगर जैसे शिव जी की आरती लिखी हुई है उसमें बहुत वेरिएशंस मिलती हैं। बहुत सारी जगह पर आपको ये लाइन नहीं मिलेगी जो उनके लिए एक लाइन आती है, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक अंगे। तो ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 hymns एंड इट इज डिवाइडेड टू 10 मंडलास, 10 बुक्स। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए ना आपको तगड़ा अपने आप को बस पुजारी बनकर समझ के बैठना है, तभी आपको ये चैप्टर ही समझ में आएगा, क्योंकि ये वही वाली किताबें हैं जो कि आपकी तंत्र मंत्र विद्या हवन उच्चारण और भगवान की भक्ति उनके साथ डील करती है। ठीक है, तो दे आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशंस एंड हेंस दे डिपेक्ट द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल इन इंडिया। रिसेंटली ऋग्वेद हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। देख रहे हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट एडिशन में नहीं थी ये लाइन, ये इसके पूरा मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिंस। ठीक है, अर्लीस्ट मंडला यहां पर देख रहे हो, ये डिवाइडेड होते हैं वेदास 4 बुक्स के अंदर। उसके अंदर ये याद रखना कि पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है, ठीक है, ब्रॉडर कैटेगरी में, वो यूनेस्को के वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज का जो एक लिटरेचर कैटेगरी है उसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहली जो इसकी बुक है, जो वॉल्यूम है इसका, जहाँ पर ये हाइम्स वगैरह को कंपाइल करा गया है, ये जो बुक्स हम बोल रहे थे मंडल, अर्लीस्ट मंडल डैट इज 2 to 7, इनको फैमिली बुक्स बोला जाता है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ सीड्स ऋषि मुनि। ठीक है, जो मंडल 8 है, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू कनवास फैमिली। अब ये कनवास फैमिली मतलब बेसिकली एक ऋषि ही हैं, एक सीर ही हैं, और एक कम्युनिटी की फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चलती चली जा रही हैं, उसको बोला जा रहा है कि मंडल 8 जो है, बुक 8 जो है, उसके बारे में बात करती है। मंडल 9 इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सोम हायम्स। मंडल 1 and 10 are later editions and they contain the Purusha Shukta which explains the 4 Varnas। याद है कौन से होते 4 वर्णास? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य दलित नहीं कहते उनको, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, यानी कि आप जो ये वर्णान सिस्टम समझते हो आज के समय में, आपको लेकिन पता है ना, जो अर्ली वेदिक टाइम पर ये जो वर्णा सिस्टम आया था पूरा का पूरा, एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के अंदर, शुरू में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता था, याद है, मेहनत के बेसिस पे डिवीजन होता था, प्रोफेशन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। अगर आपके पिताजी, आपके कोई भी रिश्तेदार, आप खुद ब्राह्मण में, अगर अभी आप ब्राह्मण वर्णा में हो, और मयूर अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर इतनी मेहनत ना करें तो वो शूद्र कैटेगरी में जा सकते थे, यानी कि वो स्टेटस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्योंकि वो कैसा डिवीजन हो गया वर्णास का, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, द प्रीस्ट रिलेटेड टू द ऋग्वेद आर, इनको क्या बोला जाता है,
कोत्री या मोत्री? जो पुजारी थे, जो ऋग्वेद के उच्चारण और जो हाइम्स को जो सुनाते थे, और आगे चल चलकर जिनको लोगों ने सीखा सुना, या शाम को जो भी पूजा पाठ जो होती थी, भगवान की जो आरतियाँ होती थी, जो हाइम्स पढ़े जाते थे, जो उस जमाने के जो पुजारी थे, तो उनको पुजारी ना बोलकर क्या बोला जाता था? कोत्री जो है अब वो ऋग्वेद को पढ़ेंगे, मोत्री जो है अब वो ऋग्वेद को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो उपवेद है ऑफ द ऋग्वेद, इट इज कॉल्ड द आयुर्वेद। ओनली सर्वाइविंग recension of the Rigveda is शकल शाक, मतलब जो प्रॉपर तरीके से बिना किसी लय में बिगड़े हुए इधर उधर जो हमें नहीं मिलता, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो पूरा सर्वाइव होते हुए आया है अभी तक ऋग्वेद, बहुत पुराने टाइम का, और जैसे वो लिखा गया था अलग अलग ज़माने के अंदर जब उसको देखा गया, उसकी लय बिल्कुल नहीं बिगड़ी। वो है एक उसका सब पार्ट या उसका एक चैप्टर कह लो आप उसको, शकल शाक नाम है बस, ये अलग अलग चैप्टर्स और कुछ नहीं है। सब में क्या, अगर आपने ये रूल जान लिया क्या 1020 टाइम्स है ना भगवान के प्रेज में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, तो बस वो वही चीज़ है। और कितनी बुक्स लिखी जा रही है, मतलब ये जो 1000, आराम से अपनी भाषा में समझ जाओ, 1028 आरतियों को कितनी बुक के अंदर कंपाइल करा जा रहा है? 10। दूसरी से 7वीं बुक किसके बारे में डील करती है? जो पंडित जो साधु संत महात्मा होंगे उनके परिवार के बारे में। 8वीं किताब किसके बारे में? कानव की परिवार के बारे में। 9वीं किताब किसके बारे में? सोमहायम, मतलब जो सोमदेव हैं उनकी आरती के बारे में। अब आप कहोगे ये और कोई देवी देवता के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, सोमदेव के बारे में क्यों हो रही है? ये अभी आप आगे चल के जान जाओगे, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे ना वो अलग थे। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में जो गॉड्स आए ना, और जो देवी देवता और देवी आए, उन्हीं को आप पूछते हो। तभी तो वो ओ माय गॉड में कहता है लास्ट में, जब वो देखा है, जब वो कांजी लालजी मेहता कोई भगवान बना देते हैं, तो वो जो बदमाश पुजारी होता है वो कहता नहीं है कि कोई बात नहीं, इसकी मार्केटिंग होने दो, वैसे भी मार्केट में बड़े टाइम से कोई नया भगवान नहीं आया है। सुना ये वाली लाइन उसमें? हाँ, तो भगवान भी ना, भगवान का भी वो मतलब वो बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले एक पूरी की पूरी वेव थी बहुत सालों पहले कि शिरडी के साईं बाबा के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन था लोगों का, है ना। फिर बजरंगबली के लिए फैलता है, कभी शिवजी के लिए फैलता है, सावन के महीनों में शिवजी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भीड़ के पीछे भीड़ चलती है, लेकिन एक भक्ति का ना एक सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा का पूरा। खाटू श्याम, बालाजी है ना, उसके बाद एकदम से फिर ऐसे कुछ गुरु भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, है ना। आप लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुना होगा जो कि ये सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा आपने। हमारे एमपी में पड़ता है कुणाल, लोग कितनी दूर दूर से आते हैं, दंदरहुआ हनुमान जी, वहाँ पर ना क्या बोला जाता है, जैसे श्रेया कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो ना, तो अगर आप जो दंदरहुआ जिसको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर हो जाए, वो हनुमान जी का मंदिर ही है, उसमें कहते हैं कि हनुमान जी पूरे विश्व में वही इकलौता मंदिर जहाँ पे हनुमान जी ना होकर वो डॉक्टर हनुमान जी हैं, यही बोला जाता है ना कुणाल उनको। और वहाँ का पानी छिड़क लो, वहाँ का पानी पी लो, शरीर की जो भी बीमारियाँ कुछ भी है किसी को, लोगों का कैंसर तक ठीक हुआ है कुणाल, वहाँ पर लोगों का ऐसा विश्वास है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे, है ना पूरा। और शारीरिक समस्या या डेथ वेट पर बिल्कुल थे, ऐसे बिल्कुल बच कर आए हैं, और तो उछल कूद करके ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब ऐसे करके मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड फॉलो होता है हमेशा, और ये ट्रेंड कोई नई बात नहीं है। आप कहोगे ये सर ये अभी आप बता रहे हो, ये तो फिर टीवी और मार्केटिंग है। नहीं भाई, क्यों टीवी मार्केटिंग क्यों है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति सूफी मेडिवल इंडिया के अंदर, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, याद है मयूर वो एक मेरी डिबेट डिस्कशन एनसीईआरटी की,
जब जब पाप का घड़ा धरती पर बढ़ता है तो कुछ महान आत्माएं जन्म लेती हैं और वो लोगों को डायरेक्शन देती हैं भक्ति की तरफ। अच्छे से बताया था, प्रूफ भी करा था मैंने इस बात को, मतलब हिस्ट्री से ही बता के। बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, औरतों को तो समझ ही लिया था लिटरेपैथिक एज ने पैर की जूती। किसको जगह दी? औरतों को और शूद्रों को अपने डिवीजन, मतलब अपने फोल्ड में। जैनिज्म बुद्धिज्म ने, राइट? बने ही इसलिए थे क्योंकि परेशान थे हिंदुज्म से। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध कौन से वर्ण का पाठ थे बताओ? क्षत्रिय। फिर भी अलग हो गए थे कि नहीं हो गए थे बताओ हिंदुज्म से? और उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला चलिए कि हम रिलीजन बनाने जा रहे हैं। वो तो फॉलोअर्स में करते करते वो ऐसा कर दिया। मयूर पता ना, जीते जी बुद्ध अपने बारे में किताब भी या कुछ भी टीचिंग को कंपाइल नहीं करने देते थे। उनके मरने के बाद हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें कंपाइल, वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा भी था ना कि काल अशोक इन सब ने करवाया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड और फोर्थ। तो उनका फेवरेट डिसाइपल क्या नाम था? आनंद। लास्ट के टाइम पर क्या बोलता है वो बुद्धा को? क्या नाम देता है उनका? एक यूनिक नाम, जब वो लास्ट सांस से गिर रहे होते हैं बुद्धा अपनी शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। भूल गए? बुद्धा को बोलता है तथागत, और स्तूपा को क्या बोलता है? थूपा। उनसे डायरेक्शन मांगते हैं ना मयूर कि आपके जाने के बाद हमें करना क्या है, मुझे डायरेक्शन दो। पूछता है ना कि करूंगा क्या मैं आपके जाने के बाद। जैसे वो याद है इंडिगो चैप्टर के अंदर श्रेया, वो जब गांधी जी होते हैं तो राजकुमार शुक्ला वगैरह नहीं, मतलब सॉरी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह पूछते हैं आप अगर जेल चले गए, तो गांधी जी पहले पूछते हैं अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे? वो बोलते हैं हम घर चले जाएंगे। याद है श्री, वो लेक्चर में बताया था उसके अंदर। फिर वो डांटते हैं, हाँ फिर वो डांटते हैं सबको कि बड़े बड़े बेगैरा तो यार तुम, यार तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबू आप गलत समझ गए, हमारे पास कोई वो नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। क्या तुम घर चले जाएंगे? सही बात है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।